Hello, students. All of you are most welcome. Students, today we will discuss about the vectors. And हम ये वेक्टर्स की स्टडी करें तो स्केलर्स को जानना जरूरी है और स्केलर्स के लिए फिजिकल क्वांटिटी का जानना जरूरी है। तो फर्स्ट चैप्टर पर आते हैं। आप रिमाइंड करिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी किया था, which can be measured quantity which can be measured is called फिजिकल क्वांटिटी। बताया था कि जो क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। उनको क्लासिफाइड किया था दो पार्ट्स में, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को फिर से क्लासिफाइड कर रहे हैं और ये डायरेक्शन बेस्ड पर है। मतलब इसका जो बेस है वो डायरेक्शंस है, यानी डायरेक्शन के बेस पर क्वांटिटी तीन तरह की होगी, वेक्टर्स, स्केलर और टेंसर्स, है ना। टेंसर्स हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। और उससे पहले आपका अगेन वेलकम टू दिस चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु। तो फिजिकल क्वांटिटी देखिए तीन इसमें कैटेगरी कर लेते हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स, वेक्टर्स तो ये लिखा ही हुआ है, और टेंसर्स। ये क्लासिफिकेशन किसका है? फिजिकल क्वांटिटी का, है ना। फिजिकल क्वांटिटी टाइप्स, ऐसे कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड अपॉन डायरेक्शन। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। और ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है, आप पहले से भी जानते हैं। स्केलर्स उन्हें कहते हैं जिनमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपसे कोई टाइम पूछे तो टाइम आप बता देते हैं और उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वेक्टर्स में डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो स्केलर्स को लें, इसका मीनिंग है इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक नंबर होता है, नंबर कहिए या उसको फिर न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मान लीजिए 3 मीटर लिखा है, तो 3 क्या है? 3 एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसमें ये 3 मीटर का मतलब कोई डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को बताना है तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन वेक्टर्स, वेक्टर्स के लिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। अब जैसे कि 3 मीटर आपने लिखा, तो 3 मीटर तो डिस्टेंस है, स्केलर हो गया, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डायरेक्शन को इसमें लगा दें। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपका घर कितने किलोमीटर दूर है, तो आपने कहा 3 किलोमीटर या 3 मीटर। 3 मीटर तो नहीं, 3 किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस हुआ। लेकिन आप कोई ये कहे कि भाई घर आपके हमें जाना है, पहुंचना है, तो फिर आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो फिर वो जो है डिस्टेंस ना रह करके डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। यानी आपको डायरेक्शंस उसमें बताने ही पड़ेंगे कि भाई इतने किलोमीटर नॉर्थ में जाना, फिर ऐसे मुड़ना। तो ये इस तरह के जो क्वांटिटी हैं, जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। जैसे स्पीड है ना, स्पीड आपने कहा 80 किलोमीटर पर आवर,
तो ये स्पीड क्या है, स्केलर है। क्योंकि जब आप जैसे स्कूटी चला रहे हैं, आपका भाई पीछे बैठा है, अचानक से आपको कहता है अरे इतनी स्पीड क्यों है भाई, 80 किलोमीटर पर आवर, धीमा करिए, स्लो करिए। इसका मतलब है कि उस समय वो डायरेक्शन नहीं देख रहा है, केवल स्पीड। जो स्पीडोमीटर है उसमें स्पीड आ रही है, यानी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो स्पीड क्या है, स्केलर है। लेकिन ये डायरेक्शन भी उसमें है, तो फिर वो वेलोसिटी बन जाती है। तब वो क्या बनेगी, वेलोसिटी, और वो वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह से फोर्स है। देखिए फोर्स आप लगा सकते हैं, मान लीजिए इस तरह से लगाया, अब किसी को आपको पुश करना है, मान लीजिए ऐसे आगे पुश करना है, धक्का देना है, तो उसको डायरेक्शन आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना फोर्स का, इस तरह से। अब आपको पुश इधर करना चाह रहे हैं और फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो नहीं होगा ना, जो रिजल्टेंट आएगा वो गलत आएगा। इसका मतलब फोर्स में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह टॉर्क है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें जैसे वर्क आता है। तो अब कहने का मतलब यह है, अच्छा एक पॉइंट और है, पर हाँ पहले उससे एक आपको ये करना पड़ेगा, इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटी हैं, उनमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये स्केलर्स हैं, ये वेक्टर हैं, और उनकी लिस्ट जरूर बनाइए जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, अरे सर ये तो स्केलर लग रहा था, ये वेक्टर हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा और है, जैसे मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन लिखा, और एक थर्ड पॉइंट और है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब कहने का ये है, कभी कभी इसको मतलब कहने का ये है कि ये थर्ड पॉइंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन हो सकता है वो फिर भी वेक्टर ना हो। एक थर्ड पॉइंट और है, इसके बावजूद 2 पॉइंट्स होने के बाद उसमें थर्ड पॉइंट और होना चाहिए कि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे। कहीं कहीं पर वो वेक्टर लॉज लिख देते हैं केवल। वेक्टर एडिशन और वेक्टर लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये आप याद रखिए, वेक्टर एडिशन लॉ है ना जो, वो बेसिक लॉ है, इसलिए सारे लॉ न लिख करके वेक्टर एडिशन लिख देते हैं। अब आप ये कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डायरेक्शन होने पर भी वो वेक्टर न हो, तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट में आपने देखा होगा, उसको डायरेक्शन को शो करते हैं जैसे इस तरह से 5 एम्पियर, तो डायरेक्शन शो हो रहा है, लेकिन ये थर्ड पॉइंट को फॉलो नहीं करता इस वाले को। इसमें मैग्नीट्यूड भी है 5, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये थर्ड पॉइंट को यानी कि एडिशन लॉ को या वेक्टर लॉज को ये फॉलो नहीं करता। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो आप ये क्लियर कर लीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये जो है डायरेक्शन होने के बावजूद भी क्या है, स्केलर है ये इलेक्ट्रिक करंट। ये एग्जांपल याद रखना। इसी तरह से वेलोसिटी है, वो आपने पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन कई बार जब आप इसको हायर करते चले जाएं, स्पीड ऑफ लाइट के नियरर टू, है ना, क्लोजर टू ले आए, तो फिर वो हायर वेलोसिटी होती है, वो ये थर्ड पॉइंट को फॉलो नहीं करती। तो फिर हायर वेलोसिटीज हैं वो स्केलर्स में आती हैं। ये जो हायर वेलोसिटीज हैं ये स्केलर में आएंगी, हायर वेलोसिटी, ये भी स्केलर है। तो देखिए 2 एग्जांपल दिए हमने, तो इससे आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। तो आपने देखा कि स्केलर्स हो गए, वेक्टर्स हो गए, और टेंसर्स है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आगे जा करके हैं। इसके बारे में तो ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। चलिए अब इससे आगे हम ये देखेंगे, जैसे कोई वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको शो कैसे करते हैं, या उसको लिखते किस तरह से, है ना। चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। इसके लिए आपको एक एरो बनाने की जरूरत है, उस एरो में ही इसका सारा सीक्रेट छिपा रहता है, सीक्रेट होता है। टाइप्स, इसको क्या कहें, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए इस तरह से। अब इस एरो में ये आगे वाला जो हिस्सा है, इस पॉइंटेड जो होता है वो हेड कहलाता है, और ये टेल कहलाता है, जहां से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है टेल कहलाता है। और इसकी जो लेंथ है, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर, यानी इसका जो लेंथ है एरो का वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसका जो पॉइंट है, हेड है, वहां से डिसाइड हो जाता है कि डायरेक्शन कौन सा है। और डायरेक्शन के लिए आप इस तरह का फ्रेम काम में लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इसके अलावा भी डायरेक्शन होते हैं, जैसे इनके बीच में कहीं ले लिया, इधर या इधर, तो उसको आप नॉर्दर्न वेस्ट बोल सकते हैं, नॉर्दर्न ईस्ट। ये क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं, ये नॉर्थ के ज्यादा पास में हो तो नॉर्दर्न ईस्ट बोल दीजिए, और मान लीजिए ईस्ट के ज्यादा पास में हो तो ईस्टर्न नॉर्थ बोल सकते हो। इसी तरह से इन दोनों के बीच में एक कोई डायरेक्शन मान लीजिए, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो 4 ये और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 8। इस तरह से आप नाम इनके रख सकते हो, जैसे कि ये बीचों बीच में तो कुछ भी कहिए, वेस्टर्न साउथ कहिए, साउथर्न वेस्ट कहिए, है ना। और किसी के नजदीक है तो उस नाम को पहले लिख दीजिए, जैसे नॉर्थ के नजदीक है तो नॉर्दर्न वेस्ट लिख लीजिए, है ना, इस तरह से। तो 8 ये। इसके अलावा 2 डायरेक्शंस और होते हैं, जैसे आपने हमारे जो धार्मिक शास्त्र ना उनमें भी लिखा हुआ है, 10 दिशाओं का उसको ज्ञान था, तो डायरेक्शन 10 है। तो मान लीजिए एक इस तरह से, आप यदि इस तरह लें, नॉर्थ साउथ ये ऐसे, तो एक ऊपर मान लीजिए जैसे ये, और एक अंदर की तरफ, या ऊपर या नीचे, अपवार्ड और इनवार्ड भी बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से 10 डायरेक्शंस हो गए टोटल, है ना। इसके बेस पर इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं, जैसे ये है तो आप इससे मैच करिए, तो ये ईस्ट हो गया, इसका जो डायरेक्शन हुआ वो ईस्ट, और मैग्नीट्यूड हुआ वो 6, यानी इसका लेंथ। अच्छा, इसके बाद इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब इसका नोटेशन क्या है, कैसे इसको लिखते हैं। तो देखिए कैपिटल लेटर से लिखिए, स्मॉल लेटर से नहीं लिखा जाता है। हालांकि एक पोजीशन वेक्टर होता है, वो आगे बताएंगे, वो स्मॉल से भी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सभी कैपिटल लेटर से, और इसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है तो ये वेक्टर बन जाता है। यदि ऐसा नहीं है, मान लीजिए अब जैसे ये तो वेक्टर है और ऐसा नहीं है, इस तरह से लिखा है, तो फिर आप इसे स्केलर कहेंगे। केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये केवल मैग्नीट्यूड है। या फिर ऐसे भी लिख देते हैं मैग्नीट्यूड को मॉड में, मॉड भी मैग्नीट्यूड की तरह ही यूज किया जाता है ना, ये भी मैग्नीट्यूड, या फिर इस तरह से। और ये जो है वेक्टर है, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर है, और कोई आपसे कहे भाई इसको पूरा लिखिए, मैग्नीट्यूड भी लिखिए, तो मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख दोगे, मॉड ए, और ये डायरेक्शन लिख दोगे, इसके ऊपर कैप लगा दोगे। ये स्पेशली एक वेक्टर होता है जिसके ऊपर कैप लगा रहता है, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वो केवल डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। कहीं यूनिट वेक्टर लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये डायरेक्शन है। तो देखिए इस वेक्टर ए का ये डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया, और यही हमें चाहिए था। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को डिनोट करते हैं। और बुक्स वगैरह में इस तरह भी कर देते हैं, कुछ डार्क लेटर्स लिख देते हैं प्रिंटिंग में, या इटालियन लेटर हैं कुछ तिरछे टाइप, तो उसमें एरो नहीं लगा रहता है कई बार, तो वो प्रिंटिंग में इस तरह से माने जाते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से इनको डिनोट किया जाता है। इसके बाद में फिर अब लेते हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो आप बोलेंगे सर टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं,
कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में वैसे वेक्टर्स केवल दो तरह के होते हैं, है ना। तो आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, दो तरह के होते हैं, हमने तो बहुत सारे वेक्टर पढ़े हैं। लेकिन बेसिक बेसिक तौर पर देखा जाए तो दो ही तरह के होते हैं, एक होता है पोलर वेक्टर और एक होता है एक्सियल। लेकिन आप कहोगे सर फिर ये पोलर और एक्सियल क्या चक्कर है। तो देखिए पोलर और एक्सियल, एक्सियल का तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक्सिस के चारों तरफ कुछ ऐसा ऐसा है ना। तो सबसे पहले ये समझिए कि रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है। तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कोई एग्जाम्पल, जैसे कि अर्थ है अपने एक्सिस पर स्पिन करती है इस तरह से, है ना। तो ये जो एक्सिस है वो रोटेशनल मोशन हो गया, इसके चारों तरफ वो अर्थ घूम रही है, स्पिन कर रही है, तो ये रोटेशनल मोशन कहलाता है। और तो एक्सियल वेक्टर का ये खास बात है कि ये रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है। और आपको याद हो रोटेशनल जैसे मैकेनिक्स अब आगे पढ़ेंगे या पहले पढ़ लिया हो 12th वाले हो, तो उसमें क्या है कि रोटेशनल मोशन के लिए सर्कुलर मोशन का जानना जरूरी है ना। और सर्कुलर मोशन में हमारे वीडियो पढ़े उन्हें आप देखें, उसमें हमने बताया जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कुलर पाथ पर मान लीजिए चल रहा है इस तरह से, और वो चल करके यहाँ पर आ गया P डैश पर, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो जर्नी है, ये तो लीनियर कहलाती है ना। और एक जर्नी और हो रही है वो यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये एंगुलर है, क्योंकि एंगल भी साथ साथ बन रहा है। जैसे आपने थीटा मान लिया, तो इसमें ना ये एंगुलर वर्ड आते हैं बार बार, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी आएगा, ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। हालांकि इससे मतलब नहीं, केवल नाम सुन लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी है, मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम। जैसे टॉर्क है, ये सारी जो क्वांटिटी है ये रोटेशनल इफेक्ट शो करती हैं, और ये जो है एक्सियल वेक्टर को बनाती है ना। तो कुछ कुछ आपकी समझ में आया हो तो चलते हैं, इधर आ जाइए पोलर। अब पोलर जो वर्ड है ना वो पोल से बना है, जैसे ये खंबा खड़ा हुआ है, तो इसका क्या है ना, एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग कह सकते हो आप, है ना। जैसे कि इस तरह से, अब मान लीजिए जैसे एक कार है, वो यहाँ से उसने चलना शुरू किया है ना इस तरह से, फिर यहाँ पर आ गई, तो ये एक तरह से आप देखेंगे कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है, और इसको बोलते हैं पोलर वेक्टर, है ना। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा थोड़ा, अब जैसे जो साधारण वेक्टर है ना, जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब पोलर वेक्टर में आते हैं ना। आप बस इतना याद रखिए, जैसे पोल खड़ा हुआ है, बस ये यहाँ जमा हुआ है, ये है ना, और लीनियर भी है, तो ये पोलर कहलाएगा। और एक्सियल में क्या है कि स्पिन होगा या घूमेगा, और किसी एक्सिस के चारों तरफ, तो वो एक्सियल कहलाएगा। तो अब ये सब देखोगे ना तो थोड़ा सा हल्का सा कभी कभी स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेशन फील होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि और सारे जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, जो आप बोलते हो ना बहुत सारे वेक्टर्स, तो वो सभी इन्हीं कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो फिर आपके हिसाब से बता देते हैं, जो आप बोलते हो ना बहुत सारे वेक्टर, तो उस स्टाइल में पढ़ लेते हैं एक बार। तो चलिए, उसमें वास्तव में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जैसे कि यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है। ये जो सिंगल वेक्टर है ना, एक तरह से सिंगल वाले में जैसे यूनिट वेक्टर है एक, और नल वेक्टर है, नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है ना। ये वो वेक्टर जो अकेले होते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो पेयर वाइज होते हैं, जैसे इक्वल वेक्टर है, इक्वल और
अनइक्वल्स, इनमें एक से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, है ना, तभी तो कहलाओगे। कोई किसी के बराबर कब होगा, जब एक और होगा या और ज्यादा हो। इस तरह का एक पेयर है। इसी तरह एक वर्ड और है, लाइक और अनलाइक, है ना। इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अनलाइक वेक्टर्स और लाइक। कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जैसे कि उसमें को लिखा रहता है। अब आप बोलोगे सर ये को क्या है? भाई को एक प्रीफिक्स है, जैसे कि अभी पुत्र कहते हैं, लड़का है कोई पुत्र या पुत्री, जैसे आप लोग हैं बहुत अच्छे हैं, तो पुत्र से पहले सु लगा दीजिए, सुपुत्र हो गए अच्छे, अच्छे पुत्र या सुपुत्री। तो सु जो है ना वो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे हम जैसे लोग हैं वो कुपुत्र हैं मान लीजिए मतलब ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। तो जैसे वेक्टर कोई है को लगा दीजिए, जैसे कोलिनियर, लीनियर से पहले लगा दिया, कोलिनियर वेक्टर्स है ना। इसी तरह से कोपैरेलल, कोपैरेलल वेक्टर्स है ना, ये शॉर्ट में वीएस लिखे दे रहा हूं ना। और क्या है, जैसे को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनल, को टर्मिनल वेक्टर्स है ना। और क्या लीजिए, को प्लेनर है, ऐसे और भी बन सकते हैं। यहां पर सिंगल में एक नेगेटिव वेक्टर रह गया है ना। वेक्टर तो बहुत सारे हैं, अब जितने भी याद आ रहे हैं वो लिखे चले जाते हैं। हाँ भाई देखिए, अब इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। जैसे इस वाले से शुरू करें, कोलिनियर। कोलिनियर, लीनियर किसको कहते हैं? स्ट्रेट लाइन को। तो ऐसे वेक्टर जो किसी एक लाइन को, लीनियर वाली को फॉलो कर रहे हैं ना, इस तरह से एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारे वेक्टर कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए, कोलिनियर है ना। इसी तरह से नंबर 2 क्या दिया है? कोपैरेलल। कोपैरेलल का मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल हो, इस तरह से। भले ही इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ये जरूरी नहीं है, पैरेलल होने चाहिए। तो ये सारे के सारे कोपैरेलल हो गए। इसमें नाम नहीं लिख रहा हूं, केवल नंबर लिख रहा हूं। जैसे 3 है, थर्ड वाला यहां बनाई देते हैं। थर्ड वाला को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब वो सारे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। जैसे मान लीजिए 3 वेक्टर हैं, तो आप देखिए ये सारे वेक्टर्स का हेड तो अलग अलग पॉइंट पर है, लेकिन ये जो है ना ओ, स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक ही है। तो ये क्या कहलाएंगे? इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, सेम हो, तो वो को इनिशियल कहलाते हैं। इसी तरह से अभी ये वाला फिगर हमने बना दिया जो अभी बनाया था, लेकिन उसमें एरो इधर लगा दिए, है ना। तो अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट इनके अलग अलग हैं, ए बी सी, ए और बी और सी, लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है, एंड पॉइंट, एक ही जगह पर है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, यहाँ पर एंड पॉइंट सेम होता है ना। तो फिर इनको क्या कहते हैं? वो टर्मिनल बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? और ये एरो नहीं है, ये एरो इन तीनों के इधर लगे हुए हैं, ठीक है ना। और लीजिए ये फिफ्थ वाला लीजिए, नंबर डाले दे रहा हूं मैं, इनके नाम नहीं डाल रहा, जगह फिर उसमें। कोप्लेनर का मतलब होता है जैसे कि एक ही प्लेन में हो बहुत सारे वेक्टर्स। अब जैसे ये सारे वेक्टर्स हैं, अब मान लीजिए ये इसी बोर्ड पर बने हुए हैं, एक ही प्लेन पर हैं, या ऐसे समझ लीजिए जैसे ये है और ये है, तो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोप्लेनर है। वैसे 2 वेक्टर होते हैं वो ज्यादातर कोप्लेनर ही होते हैं। 2 से ज्यादा हो तो चक्कर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अब 3 वेक्टर हैं इस तरीके से यूं, अब कोई एक वेक्टर ऐसा है जो इस प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस तरह से है यूं, ठीक है ना। तो ये नहीं है। तो कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो स्थित हो, है ना। इस तरह से ये वाली लिस्ट आपकी पूरी समझ में आ गई, है ना। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, जो एक ही लाइन के अलोंग हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग हो। दूसरा है को पैरेलल, मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल हो। को इनिशियल मतलब जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। और को टर्मिनल का मतलब जिनके एंड पॉइंट सेम हो। को प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में
एग्जिस्ट करते। चलिए भाई दूसरी लिस्ट उठाइए। अब मान लीजिए ये वाली लिस्ट ले लीजिए, बीच वाली, इसमें दिया है इक्वल और अनइक्वल। इक्वल का देखिए, इक्वल वेक्टर का मतलब तो सीधा सीधा है, जिसमें सारी चीजें एक जैसी हों, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, है ना। यानी इसमें सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी ये इक्वल कहलाएंगे। एक चीज है डिफर हुई, एक में अंतर हुआ मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में या दोनों में, तो वो फिर इक्वल नहीं होगा, है ना। तो अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब है कि किसी में भी, जैसे इक्वल में तो सब कुछ सेम होना चाहिए, अनइक्वल में क्या है, कोई एक चीज डिफर हुई, डिफरेंट हुई, तो फिर वो अनइक्वल। मान ली मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, आपने कहा सर मैग्नीट्यूड एक जैसा है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए ये है, अब ये ले लीजिए, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन आपने देखा ना डायरेक्शन इनके अलग अलग हैं, तो ये अनइक्वल हो गए। जब इक्वल होते हैं तो इनको इस तरह से लिखा जाता है, लिखने का तरीका भी समझ लें, और अनइक्वल होता है तो फिर ये इस तरह लिखे जाते हैं। ये वेक्टर है और ये बी है तो इस तरह। और इसके अलावा अनइक्वल का तो मतलब कोई एक चीज डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो अनइक्वल ही कहलाएगा। डायरेक्शन है, अब मान लीजिए डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ये सेम है और ये मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, 2 सेंटीमीटर ही रह गया मान लीजिए, और डायरेक्शन एक जैसा है, तो अभी अनइक्वल कहलाएंगे, है ना। तो अनइक्वल का मतलब जरा सा भी उसमें अंतर होगा तो वो अनइक्वल हो जाएगा। अब लीजिए जैसे लाइक और अनलाइक है, लाइक और अनलाइक में ऐसे है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर्स हैं ना, और ये वाले वेक्टर्स हैं, देखो ये अनलाइक है और ये लाइक वेक्टर्स हैं। लाइक वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, है ना। और ये जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और एक दूसरे से डिफरेंस भी हो सकता है ना। फिर सुन लीजिए, लाइक वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक, और मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है सेम हो, डायरेक्शन सेम है तब भी ये। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है और ये वाला ले लीजिए, ये दिन के डायरेक्शन सेम है, जैसे ये ए है और ये बी है, आपने देखा मैग्नीट्यूड इनके अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे, है ना। डायरेक्शन पर ज्यादा जोर देते हैं इसमें। इसी तरह से अनलाइक में जो है डायरेक्शन सेम नहीं होता, है ना। अनलाइक का मतलब है डायरेक्शन सेम नहीं होगा, बस ये। चलिए भाई, अब फर्स्ट वाली लिस्ट को लीजिए। फर्स्ट में यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था, यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, है ना, इस तरह से। और ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, यूज इसका है डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन की जगह यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया था ना। और इसका जो नोटेशन है, नोटेशन इसका ये है, मतलब डिनोट करते हैं इसको इस तरह से, कैप लगा के, इसको बोलते हैं कैप ए, इसके बोलने का तरीका है। और जैसे कोई एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे ए लिखा हुआ है वेक्टर कंप्लीट, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका मॉड में, और ये इसका डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर हो गया। ये मॉड जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड के लिए, आप सिंपल भी लिख सकते हैं। अब जैसे यूनिट वेक्टर का यहाँ से फॉर्मूला भी आ जाएगा, ये नीचे ले जाइए, तो इस तरह से ये और इसका मैग्नीट्यूड, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। जब न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है तो इसका यूज करते हैं। इसके बाद लीजिए नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, है ना। इसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0। अब 0 मैग्नीट्यूड है ना, तो उसको ड्रॉ कैसे करो, ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसका जो डायरेक्शन होता है, ये अकेला वेक्टर ऐसा है, वेक्टर के साथ ये डेफिनेशन में जुड़ा रहता है ना, डायरेक्शंस होनी चाहिए, लेकिन ये अकेला वेक्टर ऐसा है जिसका डायरेक्शन जो है अनसर्टेन होता है। ये सबसे पहले याद रखिए, डायरेक्शन होगा इसका अनसर्टेन, अनिश्चित, है ना, या रैंडमली कह लीजिए, है ना, रैंडम। मतलब ऐसे है जैसे ड्रॉ करें तो, अब आप ये सोचें सर पॉइंट बना दें, ये 0 मैग्नीट्यूड है, नहीं, इसका भी मैग्नीट्यूड कुछ है,
जीरो का मतलब है वो कैंसिल आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए ईस्ट में है 5 सेंटीमीटर या 5, इसी तरह से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, अब जस्ट अपोजिट है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको डिनोट करते हैं ना तो एरो लगा देते हैं इस तरह से जीरो वेक्टर पर। ये और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से चलना शुरू किया और सर्कुलर पाथ पर फिर वापस यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ पर जीरो हुआ। इस वाले एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो ये भी जो है क्या है, जीरो वेक्टर का एग्जांपल है। तो आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो रैंडम डायरेक्शन होता है अनसर्टेन होता है, और इसके अलावा इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, एरो लगा करके इसको जीरो के ऊपर डिनोट किया जाता है। और देखिए आगे है जैसे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक नेगेटिव वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर का मतलब तो ये है कि जैसे कोई वेक्टर है 5 सेंटीमीटर का, तो बिल्कुल ऐसा ही वेक्टर बना दीजिए, इतना ही लंबाई का, मैग्नीट्यूड यही हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया, है ना, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ, ये फिफ्थ वाला। अब देखिए पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लीजिए। ये पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, ये बहुत, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है आगे जा करके। ये मान लीजिए रेफरेंस फ्रेम है एक्स बाई, ये ओरिजिन। अब आपसे ये को कहे कि भाई पी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, तो इसका मतलब पहले आपको इसकी पोजीशन पता करनी पड़ेगी, यानी इसकी लोकेशन क्या है। और लोकेशन के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा, मतलब किसी के रिलेटिव उसमें लेना पड़ेगा ना। मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ओरिजिन के में, तो हम ऐसे बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ ओरिजिन, है ना, इसकी पोजीशन पता करनी है ओरिजिन के रेस्पेक्ट, मतलब आप क्या करोगे, इसे मिला दोगे ऐसे, तो ये हो गया ओपी। अब इस पे एरो लगा दीजिए तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो ओपी जो वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, वेक्टर वर्ड और जोड़ दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओ, ओपी हो गया, ये एरो लगा दिया। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, ये याद रखना, पोजीशन वेक्टर जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, बाकी के जो है वो कैपिटल से। अब मान लीजिए कोई आपसे कहे कि भाई एक पॉइंट और है क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, तो वही शॉर्टकट मेथड है, पहले आप डायरेक्टली इसको मिला दीजिए, इस पे एरो लगा दीजिए, तो यहाँ पर ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, एरो लगा दीजिए, पोजीशन वेक्टर किसका, क्यू का, विद रेस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से, अब मान लीजिए ये R1 है तो इसको R2 मान लीजिए, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब है कि अब आपसे ये कहा जाए कि भाई ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो ये ऐसे है, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे इनका पोजीशन वेक्टर निकलेगा। मान लीजिए ये मिला दिया, पी की लोकेशन बताइए, पोजीशन बताइए क्यू के रेस्पेक्ट में, है ना, अभी ओरिजिन की बात हो रही थी, ओरिजिन से तो अटैच है। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसके रेस्पेक्ट में पी की पोजीशन बताइए या पोजीशन वेक्टर बताइए क्यू के रेस्पेक्ट में, है ना, या फिर क्यू का बताइए पी के में। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाने और एरो लगा दें, इधर से पूछा है तो इधर एरो लगाएं और उसका पूछा है तो उधर लगा दें। तो यहाँ पर जो पी क्यू वेक्टर है, यहाँ पर जो पी क्यू वेक्टर है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है ना, डिस्प्लेसमेंट। और इसका आइडिया इस तरह से है कि ऐसे मान लीजिए कि पी क्यू दो पॉइंट नहीं है, बल्कि पी पॉइंट है जिसको हमने थोड़ा पुश करके डिस्प्लेस करके यहाँ पहुंचा दिया है और उस पोजीशन को नाम दे दिया है क्यू, है ना। तो ये डिस्प्लेस हुआ ना, मतलब ऐसा इमेजिन कर रहे हैं ये पी पॉइंट है, ये चल करके यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं। हालांकि ये आगे की थ्योरी है कि जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो वो भी इसी तरह से आएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में। चलिए वो तो फिर आगे इसका ऑपरेशंस में बताएंगे।
मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। वेक्टर्स किसे कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं, उनके टाइप्स क्या है, उनका नोटेशन क्या है, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ज्यादा से ज्यादा ये है, इनका एंगल का चक्कर जरूर पड़ता है। एंगल भी समझ लीजिए किस तरह से वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला जाता है। इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं। जैसे ये वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, ये ए है और ये बी है। आपसे कहा जाए फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, तो बच्चे इसको निकाल लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्योंकि वेक्टर्स का एंगल निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, टीटी रूल का ध्यान रखें, या फिर हेड टू हेड। टीटी का मतलब टेल टू टेल। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, हेड इसका है ए का और बी का क्या है, टेल है, तो ये तो एच टी हो गया ना, हेड टू टेल। नहीं, हमको क्या चाहिए, टेल टू टेल चाहिए या हेड टू हेड चाहिए। तो जैसे टेल टू टेल, तो मतलब इसका टेल इससे जुड़ना चाहिए, इसके टेल से। तो वो कैसे जुड़ेगा, ये टेल यदि यहाँ पहुंच जाए तो कैसे पहुंचेगी। आप सपोज कर लीजिए ये वेक्टर आगे चलना शुरू हो गया इसी तरह से, और ये इस तरह से आ गया यूं, ये यहां से हटा दीजिए ना ऐसे करके। तो ये वाला जो एंगल है टेल टू टेल है ना, ये एंगल कहलाएगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। लेकिन एक बात याद रखनी है, इसका डायरेक्शन जरा भी चेंज ना हो जाए। ऐसे है तो ऐसे ही जाए, है ना। जैसे कोई ऐसे है तो बिल्कुल ऐसे ही जाना चाहिए, है ना। इसके डायरेक्शन में अंतर नहीं आना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ऐसे हेड टू हेड भी आप बना सकते हो। हेड टू हेड में ये होगा कि ये वाला तो पहले से यहाँ हेड था, है ना, या इस वाले को ही देखो आप शिफ्ट कर दो ऐसे यूं, बिल्कुल इसी तरह से लेके यूं। ये देखिए इसमें अंतर नहीं, इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग, है ना। ये आपको याद रखना है कि हेड टू हेड लाने के लिए आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं और टेल टू टेल जॉइंट करने के लिए भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग होनी चाहिए कि डायरेक्शन में जरा भी अंतर ना आए, है ना। जैसा है वैसा ही के वैसा आप इस तरह से झुका हुआ ले आए, झुकाव में जरा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो बस आज यहीं पर इसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की बातें करेंगे, ऑपरेशंस वगैरह इनके, है ना। ऑपरेशंस मैथमेटिकल हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और भी हैं, तो वो आगे बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये सब आपने इतने थोड़ा बहुत समझा जरूर होगा। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।